Good morning students, welcome to Jatin's Academy. So today in this class we will start our fourth chapter of class 10th ICSE physics, that is refraction of light at plane surfaces. So let's get started. फर्स्ट टॉपिक वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. इसका मतलब ध्यान से समझो, जब एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. अब ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, मतलब कोई भी बॉडी ओपेक नहीं होनी चाहिए, उसमें से लाइट पास करनी चाहिए, लाइक ग्लास. ओके, सो व्हेन लाइट रे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मीडियम है, एयर और वाटर. ये हमारे पास सेपरेटिंग बाउंड्री है जहाँ से एयर और वाटर सेपरेट हो रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल है. ठीक है, अब लाइट रे आ रही है हमारे पास एयर से बाउंड्री तक, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे. इसके बाद कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी. कुछ रे मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगी और कुछ रे मीडियम के बाहर चली जाएगी. जो मीडियम सेम मीडियम में चली गई उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और जो मीडियम के अंदर चली गई उसको हम रिफ्रैक्टेड रे करेंगे. अगर आप ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन चेंज हो गई. तो ये चेंज ऑफ डायरेक्शन ही क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट. जो इंसिडेंट रे का, जो ये लाइट रे का पाथ था ना, वो चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया? क्योंकि लाइट रे ने अपना मीडियम चेंज किया है. अब क्वेश्चन ये है कि ये इधर ही बेंड क्यों हुई, इस साइड बेंड क्यों नहीं हुई, वो हम नेक्स्ट केसेस में देखेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग हमें डेफिनेशन समझने के लिए ये चीज़ समझनी होगी कि रिफ्रैक्शन में लाइट रे अपना पाथ चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है. ठीक है, इसमें हम टर्म्स देखेंगे. ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम है, दैट इज़ एयर. ये जितने भी मीडियम इस चैप्टर में आएंगे वो सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है. इट मीन्स उसमें से लाइट रे इजिली पास हो सकती है, वो रुकेगी नहीं. तो ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है. तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ incidence. Okay, angle between the refracted ray and normal, this is called angle of refraction. Angle between the refracted ray and normal, angle of refraction. इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया. जिस लाइन पे, जिस बाउंड्री पे दोनों मीडियम्स डिफरेंट है, एक साइड एयर है एक साइड वाटर है, उस बाउंड्री पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगी. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगी. ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट रिफ्लेक्टेड होगी और ऐसा नहीं होगा कंप्लीट रिफ्रैक्टेड होगी. ओके, फॉर एग्जांपल 100% रे आ रही है, उसमें से 4% रे है जो वो रिफ्लेक्टेड होती है और 96% है जो वो रिफ्रैक्टेड होती है. बट ये वैल्यूज चेंज होती रहती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. अब समझते हैं कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो वो किस तरफ बेंड होती है, टुवर्ड नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल. मतलब बेंड तो होगी, वो किस साइड बेंड होगी? ये लाइट रे हमारे पास, वो इस साइड बेंड होगी या इस साइड बेंड होगी? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा थ्रू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम. अब ऑप्टिकल डेंसिटी एक बार ध्यान से समझो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मीडियम है. ओके, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है. एक मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक मीडियम के पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं. जिस मीडियम के पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होंगे वो मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंसर और डेंसर मीडियम. जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो होगा ऑप्टिकली रेयर. ऑब्वियसली जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इसमें स्पीड ज़्यादा कम होगी. क्यों ज़्यादा कम होगी? फॉर एग्जाम्पल दोनों में लाइट रे एंटर कर रही है, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो पार्टिकल्स लाइट के साथ कम टकराएंगे तो कम बेंडिंग होगी. यहाँ पे पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं तो पार्टिकल लाइट के साथ ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा बेंडिंग होगी. तो ऑप्टिकल डेंसर में ज़्यादा बेंडिंग होगी और ऑप्टिकल रेयरर में कम बेंडिंग होगी.
व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की टुवर्ड जाएगी तो वो बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। इसका कॉज हम आगे देखेंगे, बट ये बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। अब हम यहाँ पे एंगल्स देखेंगे। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो कौन सा एंगल बड़ा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये सारे केस देख के चलने हैं हमें कि जब लाइट रे बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल, कब करेगी, जब रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब यहाँ पे हमें एक और एंगल देखना होगा, दैट इज डेविएशन एंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे सीधी आई, फॉर एग्जांपल वो सीधी ही चली गई, ओके, और यहाँ पे अगर मीडियम ना होता तो वो सीधी गई। अब मीडियम की वजह से क्या होगी, वो टुवर्ड नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो वो अपने पाथ से कितना बेंड हो गई? अपने पाथ से वो डेल्टा बेंड हो गई। इसे डेल्टा कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास एक न्यू एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन। अपने ओरिजिनल पाथ से वो लाइट रे कितना बेंड हुई, उसे हम क्या कहेंगे? डेविएशन एंगल। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों एंगल्स के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, ओके। सो आर प्लस डेल्टा, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई माइनस आर। तो ये आ गया हमारे पास डेविएशन एंगल, और ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सभी कुछ किस केस में आ रहे हैं? ये सभी कुछ आ रहे हैं व्हेन लाइट रे मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब ध्यान से देखो रिजल्ट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और डेविएशन एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज बिगर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल। क्लियर? अब नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तो इसका मतलब वो चेंज हो गया डायरेक्शन। तो चेंज का मतलब क्या है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो ये टुवर्ड नॉर्मल नहीं, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। सो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। अब इसमें भी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन देखना है। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, वो कितना बेंड हुई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ध्यान से देखो कौन सा एंगल बड़ा है, रिफ्रैक्शन वाला या इंसिडेंस वाला? तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल, ओके। यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल बड़ा है इंसिडेंस से। अगर हम डेविएशन एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो आर एंगल किसका किसका सम है? आर एंगल इज अ सम ऑफ आई प्लस डेल्टा, ओके, आई प्लस डेल्टा। तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा? आर माइनस आई। तो हमारे पास डेविएशन एंगल आ गया आर माइनस आई। अब ध्यान से समझो, जब हमें डेविएशन निकालना है तो हमें यही एंगल निकालना है, लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल। वो हमें समझ आ जाएगा कि लार्जर एंगल कौन सा है, व्हेन इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल तो रिफ्रैक्शन एंगल लार्जर है, व्हेन इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन एंगल इज आर माइनस आई। क्लियर? Third case we have when the ray of light incident normally on the surface separating two media passes undeviated। अब ध्यान से समझो कि लाइट रे आ रही है ऑन द नॉर्मल सरफेस, इट मीन्स दैट हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। कैसे? ये देखो, फॉर एग्जांपल लाइट रे ऐसे आ रही है और ये हमारे पास है नॉर्मल, तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो गया? ज़ीरो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे क्या हो गया? ज़ीरो। सो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस, तो ये अनडेविएटेड पास हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? एंगल ज़ीरो के बराबर होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? जब लाइट रे ने पाथ ही नहीं चेंज किया तो डेविएशन एंगल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट वी हैव कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन। अब ध्यान से समझो, हमने समझ लिया कि जब लाइट रे वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर करेगी
तो वो बेंड होगी आइदर टुवर्ड नॉर्मल और आइदर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब क्वेश्चन ये है कि वो बेंड क्यों करेगी। अब इसका रीज़न देखते हैं। जब भी लाइट रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। अब स्पीड चेंज क्यों होती है वो ध्यान से समझो। एयर इज़ अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम। मतलब क्या कि एयर में पार्टिकल्स दूर दूर हैं और ग्लास में पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं, इसीलिए इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, इसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के साथ पार्टिकल्स कम टकराए जिसकी वजह से स्पीड कम हुई बट इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। लेकिन ग्लास में पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होने की वजह से लाइट से वो पार्टिकल्स ज़्यादा टकराए। जब लाइट से ज़्यादा टकराए तो उसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो गई। जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल इसको इस ग्लास ब्लॉक से बाहर निकलना था और ये लाइट रे ऐसे आ रहे थे, अब स्पीड कम हो गई, उसको सेम टाइम में बाहर निकलना है। ध्यान से समझो, स्पीड कम हो गई, उसको सेम टाइम में इस ग्लास ब्लॉक से बाहर निकलना है, तो वो कौन सा रास्ता अपनाएगी। इसके पास तीन रास्ते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास है ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बेंड तो इसने होना है, ओके। तो ये किस तरफ बेंड होगी, इसकी स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम होने की वजह से इसको वो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ताकि वो ग्लास ब्लॉक से जल्दी मतलब सेम टाइम में बाहर निकल आए। तो उसके लिए शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये वन वाला, टुवर्ड द नॉर्मल वाला। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो जाएगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो वो शॉर्टेस्ट रास्ता अपनाएगी जिसकी वजह से वो टुवर्ड नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अगर मान लो हम मीडियम चेंज कर दें, एयर यहाँ आ जाए और ग्लास यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे जब ये एंटर करेगी तो स्पीड इंक्रीज़ हो गई। जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके पास अब टाइम है, ये आराम से बाहर निकल सकती है, तो ये लॉन्गेस्ट रास्ता भी अपना सकती है, दैट इज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? सो व्हेन लाइट रे मूविंग फ्रॉम rarer to denser medium, it bend toward normal, and when light ray moving from denser to rarer medium, it bend away from normal. Next case we have when the light ray is coming normal on the surface. Normal on the surface जब ये आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, तो ये ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ ही कवर कर रही है। ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है ऑन द सरफेस ऑफ नॉर्मल। तो इस केस में स्पीड चेंज होगी क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ पे ही है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो नोट पॉइंट क्या है, फॉर द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे ऑन द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी उस शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर ही है। नाउ वी हैव टू सी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास पूरी डायग्राम है, इसके बेस पे टू लॉज है, वो वन बाय वन हमें देखने हैं। फर्स्ट लॉ वी हैव इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ध्यान से समझो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये सभी एक प्लेन में ही होंगे, मीन्स वन डायमेंशन में ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a pair of given medium। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गिवन पेयर मीडियम है, एयर और वाटर, ये चेंज भी कर सकते हैं, एयर और ग्लास, एयर और कैरोसिन, कुछ भी ले सकते हैं। फॉर अ गिवन पेयर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, दिस इज अ Snell's law also, that is ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction give a constant value। इस चीज़ का क्या बेनिफिट है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक एंगल लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से हमने लाइट रे भेजी और कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। अब अगली बार उसी मीडियम में अगर हम रिफ्रैक्शन करेंगे, एंगल अगर हमने 20 डिग्री ले लिया, ऑल्दो हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी हम इस फॉर्मूले की वजह से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और अदर थिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? उसके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ जब हमने बात की साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट,
वो कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, वो कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज सारे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑन चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम मीडियम चेंज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब मीडियम चेंज करना, जब हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्पीड, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पे कौन कौन सी चेंजेस आएंगे। अब ध्यान से समझो, जब लाइट रे बेंड करेगी, ये मैं केस ले रहा हूँ व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और डेंसर टू रेयर के लिए अपोजिट हो जाएगा। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर एंटर करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। क्लियर। जब स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है सोर्स ऑन विच इट इज़ प्रोड्यूस। लाइट रे को किसने प्रोड्यूस किया उस पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। और फ्रीक्वेंसी मीडियम से वन मीडियम से अनदर मीडियम चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना है। सो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज when light ray moving from one medium to another medium, speed will change, wavelength will change, but frequency will not change. जब हम जा रहे हैं rarer to denser it will decreases, जब हम जाएंगे denser to rarer it will increases, speed will increase and wavelength will increase. Clear? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम। अब ध्यान से समझो इस डेफिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। लाइट रे आ रही है फर्स्ट मीडियम से, ओके, ये नॉर्मल है, और जा रही है सेकेंड मीडियम में। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence, sine of angle of incidence which is in the first medium, sine of angle of incidence in the first medium and sine of angle of refraction, sine of angle of refraction in the second medium। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, एक बार दोबारा देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence in the first medium to the sine of angle of refraction in the second medium। ये हमारे पास डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब हमें डेफिनेशन देखनी है अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट रे आ रही है फर्स्ट मीडियम से, यहाँ पे स्पीड है v1 और सेकेंड मीडियम में स्पीड है v2। तो सेम फार्मूला में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium is speed of light in first medium to speed of light in second medium। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट मीडियम की बजाय हमारे पास क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए। ओके, फर्स्ट मीडियम की बजाय हमारे पास वैक्यूम आ जाए, तो वैक्यूम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हम c लेंगे। c मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमारे पास यहाँ किसी और मीडियम के बजाय वैक्यूम आ जाए तो स्पीड ऑफ लाइट हम c लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा सेकेंड मीडियम है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मीडियम कौन सा मीडियम है, वैक्यूम, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ध्यान से समझो, इस फार्मूले और इस फार्मूले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी फार्मूला वही शो कर रहा है और ये भी फार्मूला वही शो कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक है, यहाँ पे मीडियम वैक्यूम नहीं है
बट यहाँ पे मीडियम वैक्यूम है। जहाँ पे मीडियम वैक्यूम हो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। जब मीडियम क्या हो, हमारे पास वैक्यूम हो एक मीडियम, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम वैक्यूम ना हो तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही है, लेकिन वैक्यूम को हम एब्सोल्यूट मानते हैं। तो हमारे पास दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड वी हैव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहाँ से आए, लाइट वैक्यूम और एयर से आए टू द मीडियम, वो हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव में किसी दो मीडियम की बात होगी। रिलेटिव का मतलब ही ये है कि दो मीडियम की बात हो रही है, लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो यहाँ पे टू डिफरेंट मीडियम की बात होगी, यहाँ पे भी दो डिफरेंट मीडियम ही है, लेकिन हम वैक्यूम और एयर को एब्सोल्यूट मीडियम मानते हैं। इसमें हम स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट पे देखा था, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, sin i बाय sin r। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। अब हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, मींस एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें वैल्यू याद रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 मीन्स 1.5। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया हमारे पास, 1.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में हमारे पास कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, इसको लिखना कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या, कि स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज लाइट कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है, ग्लास में जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है 2.25 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है 2 × 10⁸। सो कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.125। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया 1.125। अब हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो लाइट कहाँ से मूव कर रही है, ग्लास से वाटर की तरफ मूव कर रही है, तो ग्लास की स्पीड पहले आएगी ओवर वाटर की स्पीड। तो ग्लास की स्पीड कितनी है हमारे पास, ग्लास में स्पीड है 2 × 10⁸ और वाटर में स्पीड कितनी है 2.25 × 10⁸। इसको कैंसिल करो, 2 / 2.25 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.89। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया 0.89। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसे बिना फार्मूले के करें, ये चीज़ हमने एक फार्मूले के साथ की है, अगर हम इसको बिना फार्मूले के साथ करें तो कैसे करेंगे। तो एक फार्मूला याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आगे जाके देखेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, इसे रेसिप्रोकल करो, हमारे पास यही आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2। उन्होंने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, इसलिए ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास इज 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या,
दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया हुआ है 2, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2। तो ये कट करके हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है हमारे पास वो कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है 1.5 इंटू 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया हुआ है 9/8। क्लियर। तो ये पूरी टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 9/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁸। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9/8। 1.5 को लिख लो 3/2 इंटू 10⁸। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करके हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी आ गई 1.68 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो हमें कोई भी स्पीड भी नहीं मेंशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लेकिन एंगल हमें मेंशन है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लेंगे 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या ले लेंगे 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है sin i बाय sin r। ओके, तो ये हमें गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेशन से चीज़ों को देखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 30 नहीं आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये फुल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 90 से 30 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 नहीं लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लेंगे 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो सही है। अब हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थर्ड फॉर्मूला देखना है, दैट इज sin i बाय sin r। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास 60 डिग्री और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास कितना है 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब सॉल्व करो इसको, 2 यहाँ पे आ जाएगा और √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो बन जाएगा √3 इंटू √2/2, ये बन जाएगा √6/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसको हम और लिख के ये भी लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये कैंसिल आउट, तो ये भी लिख सकते हैं आंसर 3/2 का होल रूट। क्लियर। ये हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई है, ये हमारे पास आ गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना आ गया, ये यूज़ कर लेते हैं √6/2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारे पास कितना आ जाएगा 3 × 6 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई √6। 6 को लिख लो √6 इंटू √6 इंटू 10⁸ वैसे ही अपॉन √6। तो ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा √6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पॉइंट्स में निकालना है तो √6 की वैल्यू भर दो, तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स में हमारे पास कितना आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट रे किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है तो वो डेविएशन शो करती है, आइदर वो टुवर्ड का नॉर्मल बेंड करती है और वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। हमें ये कंडीशंस देखनी है कि कब वो बेंड ही ना करे, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर ज़रूर करे लेकिन वो बेंड ना हो, वो हमें कंडीशंस देखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन वी हैव व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम इज 0। अब ध्यान से समझो, जब लाइट रे नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू का सरफेस मतलब क्या, अगर ये इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो यही नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा 0। जब लाइट रे नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब सरफेस के साथ एंगल 90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है,
तो हम कंडीशन कह सकते हैं कि आइदर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, और नॉर्मल टू द सरफेस जब लाइट रे एंटर करेगी तो वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जा तो रही है, लेकिन वो कोई भी बेंडिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। क्लियर। सेकेंड कंडीशन वी हैव व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज सेम एज मीडियम 1। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो कोई भी बेंडिंग शो नहीं होगी। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तभी तो कोई बेंडिंग शो होगी। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों की सेम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगी तो कोई भी रेयर और डेंसर का कंसेप्ट नहीं रहेगा। अगर रेयर और डेंसर का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा, लाइट बेंड नहीं होगी। इट मीन्स लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तरफ एंटर कर रही है बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम, सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ इन टू मीडियम। अब हमें रिलेशन निकालना है वेवलेंथ इन द टू मीडियम। एक लाइट रे एंटर करी फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम एंड एंटर टू द सेकंड मीडियम, तो ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, या हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे वेवलेंथ हम λ1 ले लेते हैं और यहाँ पे λ2 ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब हमें फॉर्मूला पता है v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज λ1 इंटू f1 ओवर λ2 इंटू f2। ओके, अब देखो फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। अगर लाइट रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जाए तो फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, f1 इज इक्वल्स टू f2 बिकॉज वो सोर्स पे डिपेंड करती है, तो ये कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज λ1 बाई λ2। अब इससे कंक्लूजन निकालना है, उससे पहले एक और फॉर्मूला देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब हमें फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब ये क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये दोनों हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, दैट इज λ1 बाई λ2। अगर आप रिलेशन को ध्यान से देखो तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ क्या आ रहे हैं, इन्वर्सली आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वाइस वर्सा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। क्लियर। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर मान लो दो कलर्स की लाइट है, एक रेड कलर है एक वॉयलेट कलर है, तो सेम मीडियम में एंटर कर रही हैं। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये मीडियम इसको कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, तो इसकी बेंडिंग कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें, इसका वेवलेंथ कम होता है, इसका वेवलेंथ कम होगा तो इसके लिए ये मीडियम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव है, मतलब इसके लिए ये मीडियम ज़्यादा डेंसर है, तो ये ज़्यादा टुवर्ड का नॉर्मल बेंड होगा। तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब हमें समझना है कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो देर आर थ्री फैक्टर्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर वी हैव नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। मान लो दो मीडियम है, एक ज़्यादा डेंसर है, एक ज़्यादा डेंसर है, कम डेंसर है, तो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो नेचर ऑफ मीडियम मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से रिफ्रैक्शन भी कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द कलर और वेवलेंथ। अब ध्यान से समझो, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वाइस वर्सा, मतलब जिसके लिए वेवलेंथ कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कलर है, एक रेड और एक वायलेट।
रेड कलर में हमारे पास वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब क्या है कि बेंडिंग कम होगी। यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ कम है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास समराइज पॉइंट है। फर्स्ट वी हैव नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रिलेटिव टू एयर, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से समझो, जितनी स्पीड कम होगी इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। इंक्रीज इन द टेम्परेचर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव कलर और अ वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर इज सेम इन एयर बट डिफरेंट इन मीडियम। अब ध्यान से समझो, अगर हम वैक्यूम की बात करें, एयर की बात करें, तो सभी स्पीड ऑफ लाइट की कलर सेम है, लेकिन मीडियम में डिफरेंट है। मीडियम में कैसे वर्क करती है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसके लिए वेवलेंथ कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल एक लाइट रे है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ एंटर कर रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हमें कैलकुलेट करना है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया, तो मिरर से क्या हुआ कि लाइट रे उसी पाथ में दोबारा चली गई, इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम। जब ये लाइट रे वापस आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये वापस आएगी ना तो ये एक्ट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एक्ट करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं नाम डिफरेंट डिफरेंट ले रहा हूँ लेकिन हम आर और आई फिल करेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो म्यू वन म्यू टू, ओके, तो हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई। क्लियर? तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इंटू फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। क्लियर? ये हमने प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। अब इसी प्रूव को दोबारा करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से समझो, लाइट रे आ रही है फर्स्ट मीडियम से, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जब ये मिरर से वापस आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अगर अब अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर? v1 बाई v2 इंटू v2 बाई v1, तो कैंसिल करो, तो अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इस फॉर्मूलास को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या गया, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 8/9। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अब हमें समझना है कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। रिफ्रैक्शन सेम ही है, बस हम पर्टिकुलरली ग्लास स्लैब के लिए पढ़ रहे हैं। लाइट एंटर की इन द ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ये हमारे पास है नॉर्मल। उसके बाद ये बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज एयर इज़ अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड कर गई। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्यों? क्योंकि ये ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। व्हेन द लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। इसका नेम क्या है, इमर्जेंट रे। तो ये सारे नेम्स हैं। और ये क्या है, इंसिडेंट की एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तब ये लाइट कहाँ जाती, तब ये लाइट ऐसे स्ट्रेट मूव करती, बट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब के निकलने के बाद ये यहाँ पे जा रही है। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। उसके बाद ये डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी कुछ हमें पता है। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
angle of refraction, refracted ray, this is also angle of refraction, and this is angle of emergence. Okay, and the perpendicular distance between the emergent ray and produced incident ray, ध्यान से सुनो, perpendicular distance between the emergent ray and produced incident ray, इस distance को हम क्या कहते हैं, lateral displacement. Okay, so what is the lateral displacement? The perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray is defined as a lateral shift, or this is also called lateral displacement. Clear? हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल होते हैं. फॉर अ ग्लास स्लैब ओनली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल होते हैं. क्लियर? अब हमें देखना है फैक्टर अफेक्टिंग द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है. ओके, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट वी हैव डिपेंडेंसी ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम. मोर इज द थिकनेस, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस ज़्यादा होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी. अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगी. नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंसी ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड हो रहा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंसी ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये तो हमें पता ही है, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द बेंडिंग, मोर इज द बेंडिंग, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंसी ऑन द वेवलेंथ. वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, मोर इज द वेवलेंथ लेस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. क्यों? ध्यान से समझो, जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उतना हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा. ओके, सो मोर इज द वेवलेंथ लेस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब रेड के लिए, रेड कलर के लिए और वॉयलेट कलर के लिए अगर हम कंपेयर करें तो रेड कलर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा. रेड के लिए वेवलेंथ ज़्यादा तो उसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम. वॉयलेट के लिए वेवलेंथ कम तो उसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर. अब थिक मिरर को ध्यान से समझिए कैसा मिरर होता है. हमारे पास एक मिरर है, पॉलिश्ड मिरर है, यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होगी और उसके ऊपर ग्लास स्लैब है. ओके, इट मीन्स जब लाइट रे यहाँ एंटर करेगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी. तो पहले रिफ्रैक्शन हो रही है फिर रिफ्लेक्शन हो रही है. ये किसका काम है, थिक मिरर का, और इसको थिक प्लेन ग्लास प्लेट भी कहते हैं. अब ये फिनोमिना कैसे होगा, ध्यान से समझो. फर्स्ट बाउंड्री पे दो फिनोमिनास होंगे, एक रिफ्लेक्शन होगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन, और एक रिफ्रैक्शन होगी. ओके, और यहाँ पे टोटली रिफ्लेक्शन ही होगी. यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन होगी और कुछ परसेंट रिफ्रैक्शन होगी. अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ 100% अगर रे आ रही है तो उसमें से 4% की पार्शियल रिफ्लेक्शन होती है और 96% जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे देखो लाइट रे आई 100% इंटेंसिटी की, 4% चली गई पार्शियल रिफ्लेक्शन में और 96% चली गई रिफ्रैक्शन में. इसके बाद यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक की तो 100 की 100% ही बाउंस बैक होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में अगर पॉलिश सरफेस पे कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो तो 100 की 100% क्या है, लाइट रे बाउंस बैक हो जाती है. तो यहाँ पे 96% मिल गई. अब ध्यान से देखो, जब ये यहाँ से आके बाउंस बैक हुई तो यहाँ पे एक इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज. इसको A1 इमेज कह देते हैं. ये ऑब्जेक्ट है, ओके, O ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट इमेज है. ओके, इसको I1 भी कह सकते हैं हम. A1 की जगह पे इसको हम I1 कह देते हैं. तो ये I1 फर्स्ट इमेज है. इसकी इंटेंसिटी कितने परसेंट है, 4% है, ये याद रखना. ठीक है, उसके बाद 96% रे आई, ये बाउंस बैक होगी 96. अब ध्यान से समझो, यहाँ से पार्शियल रिफ्लेक्शन हुई है और रिफ्रैक्शन हुई है, तो रिफ्रैक्शन कितनी होगी, 96% में से 4% की तो पार्शियल रिफ्रैक्शन होगी. ओके, और 96 में से 4 कम करें तो 92% क्या है, वो बाहर चले गए. तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कितने परसेंट की बनेगी, सेकंड इमेज जो यहाँ से बनी है वो 92% की बनी है. क्लियर? उसके बाद देखो ये 4% वाली आगे गई, 4% वाली बाउंस बैक हुई. ओके, 4% में से अगेन 4% ऑफ 4% हमें करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले ली थी, तो 4% ऑफ 4% करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.16%.
तो 0.16% क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, और 96% ऑफ 4%, 96% ऑफ 4%, 3.84% क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन। इट मीन्स यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, 3.84%। अब इंटेंसिटी कम होती रहेगी, ओके। तो हमारे पास एक ब्राइटेस्ट इमेज बनेगी, दैट इज सेकंड इमेज। सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट इमेज होगी, क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है फ्रॉम द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। सो इफ अ पिन और illuminated ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ अ थिक ग्लास प्लेन, अ व्यू obliquely, अगर हम इसको साइड से देखें, obliquely देखें, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिलेंगी स्क्रीन पे। ये नंबर ऑफ इमेजेस मिल रही हैं। आउट ऑफ दीज इमेजेस सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट। आउट ऑफ दीज नंबर ऑफ इमेजेस सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। वाइल अदर डिक्रीजिंग ब्राइटनेस, बाकी क्या होगा, सबकी ब्राइटनेस कम कम होती जाएगी। क्लियर।